नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप लेसन का सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पाठ की शुरुआत फ्रेडरिक सारियू के एक चित्र के माध्यम से की गई है, जिसमें फ्रेडरिक सारियू ने कल्पना की है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की पूजा होगी और विशेषाधिकार स्पेशल प्रिविलेज समाप्त हो जाएंगे। और उनके चित्र में ऊपर की ओर देवी और देवताओं को भी दर्शाया गया है, जो विभिन्न लोगों के बीच में और विभिन्न देशों के बीच में भाईचारे को दर्शाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से किस तरीके से फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और किस प्रकार नेपोलियन ने यूरोप विजय की लालसा के साथ साथ क्रांति के आदर्शों को और सिद्धांतों को न केवल फ्रांस में बल्कि फ्रांस के बाहर यूरोप में भी पहुंचाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्टली राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के साथ साथ राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। If we look at the map of the mid 18th century Europe, we will find that there was no nation state as we know them today। जैसा कि हमने कहा कि फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों में जो कल्पना की थी उसमें उसने जो देश जो राष्ट्र के रूप में दिखाए थे, अगर हम उस समय का मानचित्र देखें तो ऐसे कोई राष्ट्र थे ही नहीं। फिर भी अपने बुद्धि विवेक से फ्रेडरिक सारियू ने ऐसी कल्पना की थी कि आने वाले समय में जरूर इस तरह की परिवर्तन होंगे जैसा उसने मानचित्र में दिखाया था। लाइक जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू सो मेनी किंगडम्स। हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 1848 तक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, जिसको फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्रों में दिखाया था, लेकिन एग्जैक्टली जर्मनी और इटली उस समय अनेक सारे टुकड़ों में बंटे हुए थे। कहने का आशय ये है कि राजनीति में, समाज में घटने वाली घटनाओं का बड़ा सूक्ष्म अध्ययन और विवेचन फ्रेडरिक सारियू के द्वारा किया गया था। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग क्या है, इसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि यूरोप में जमीन का मालिक, खेती वाली जमीन का जो मालिक है, उसे कुलीन या अरिस्टोक्रेट कहा जाता था। अभी तक के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में अरिस्टोक्रेट बहुत समृद्ध और बहुत महत्वपूर्ण थे। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। बहुत ही ऊपर का दर्जा इनको प्राप्त था। इनकी अपनी एक जीवन शैली थी और ग्रामीण इलाकों में भी इनकी ज़मीन और हवेलियाँ, बड़े बड़े राजमहल हुआ करते थे। पॉलिटिकली ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और इनके घरों में शादी विवाह के जो संबंध थे आपस की जाति बिरादरी में ही या इन्हीं दर्जे के लोगों के साथ में होते थे। देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेतिहर था, ज़मीन था, लेकिन किसानों की ज़मीन उनकी अपनी नहीं थी और वो किसान इन्हीं अरिस्टोक्रेट से किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते थे और उपज का एक बड़ा हिस्सा इनको टैक्स के रूप में देते थे। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक क्रांति हुई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ व्यापार में बदलाव आया और जब व्यापार में बदलाव आया तो शहरों में एक नए व्यावसायिक वर्ग का उदय हुआ। ड्यू टू ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। उद्योगों की स्थापना के साथ उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को मिला करके और जो व्यवसायी व्यापार में लगे हुए लोग थे उनको, और जो प्रोफेशनल्स थे, प्रोफेशनल्स मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी थे, बड़ी बड़ी सर्विस सेवाओं में भाग ले रहे थे,
इन सब को मिला करके मिडिल क्लास का निर्माण होता है। बिजनेसमैन, उद्योगपति और जो प्रोफेशनल्स थे, इन सबको मिला करके मिडिल क्लास का निर्माण होता है। और आने वाले समय में इट वाज अमॉन्ग्स द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड पॉपुलरिटी। आने वाले समय में यही जो मिडिल क्लास है, इसने ऐसी कल्पना की कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लोगों के बीच यूनिटी, एकता का भाव पैदा करने के लिए, ये जो सोसाइटी में अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज यानी कुलीन वर्ग, जमींदार जिनके पास जमीन ज़्यादा हुआ करती, उनके जो विशेषाधिकार हैं वो सब समाप्त होने चाहिए। कहने का आशय ये है कि अभी तक यूरोप के समाज में अरिस्टोक्रेट महत्वपूर्ण थे, लेकिन उद्योगों के आने से, व्यापार के फलने फूलने से मिडिल क्लास अस्तित्व में आया और वो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? जो लिबरल थे वो राष्ट्रवाद को किस तरीके से देखते थे? तो ये जो नया मध्यम वर्ग था उसके लिए, ये जो न्यू मिडिल क्लास था उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी लिबरलिज्म से, उदारवाद से। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिब्रे, जिसका मीनिंग है फ्री। लिबरलिज्म एक ऐसा शब्द है ग्रीक भाषा का जो लिब्रे से बना हुआ है और जिसका अर्थ है आज़ादी। फॉर मिडिल क्लास, जो नया मिडिल क्लास है उसके लिए लिबरलिज्म, उदारवाद स्टूड फॉर, क्या मतलब है इसका? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल लॉ बिफोर। तो जो नया मिडिल क्लास है, जो पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, प्रोफेशनल्स है, उसके पास पैसा है, लेकिन सोसाइटी में, समाज में जो बराबरी है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक का जो समाज है उसमें जो अरिस्टोक्रेट हैं वही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मिडिल क्लास जिनके पास पैसा है वो बराबरी चाहते हैं, किसके सामने, किसके बीच? अपनों के बीच, हर सब के लिए, और कानून के समक्ष वो बराबरी चाहते हैं। पॉलिटिकली इट मीन्स गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और इस तरह के लोग एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सबकी सहमति से बनी हुई हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मिडिल क्लास वाले चाहते थे इक्वलिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल क्लास, ऑल पीपल, बट इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन्स यूनिवर्सल सफरेज। इक्वलिटी बिफोर लॉ के संदर्भ में इनका ऐसा मानना नहीं था कि वोट का अधिकार सबको मिले। ये चाहते थे कि वोट का अधिकार किसके पास होना चाहिए? केवल पैसे वाले लोगों के पास ही होना चाहिए। जैसा कि फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रांति के बाद वोट का अधिकार केवल किसको मिला? एक्टिव सिटीजन्स को। जो पैसे वाले लोग नहीं थे उनको और महिलाओं को वोट देने के अधिकार से बाहर रखा गया था। तो उसी तरीके से लिबरलिज्म भी चाहते थे कि वोट देने का अधिकार किसको हो? पैसे वाले लोगों के पास हो। यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन्स यूनिवर्सल सफरेज, बट ड्यूरिंग द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में, जब क्रांति के बाद जब जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो फ्रांस की सत्ता में आया, उसके समय में इसमें थोड़ा सा लिबर्टी मिली और उसने एक्टिव सिटीजन्स के रूप में जितने सारे पुरुष वर्ग थे उन सबको वोट देने का अधिकार दिया, केवल महिलाएं ही बाहर रह गईं। नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर। जैकोबिन क्लब के बाद डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन फ्रांस की सत्ता में आया, और नेपोलियन जब आया सत्ता में उसने फिर से सफरेज, राइट टू वोट का अधिकार केवल एक्टिव पुरुषों को और महिलाओं का दर्जा और उसने नीचे कर दिया, उनको माइनर का दर्जा दे दिया। जबकि वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन
ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन ऐसे लोग जो पैसे वाले नहीं थे और जो महिलाएं थी, उन लोगों के द्वारा लगातार संघर्ष किया जाता रहा कि उनको भी पॉलिटिकली राइट मिले और वो सब एक दूसरे के समान नागरिक का दर्जा प्राप्त कर सकें। इन द इकोनॉमिक्स, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिकल राइट के क्षेत्र में उदारवाद, लिबरलिज्म के क्या मायने थे। हम लोग जरा देखते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर में, अर्थव्यवस्था में उदारवादी विचार का क्या मतलब था। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। लिबरलिज्म चाहते थे कि बाजार बिना किसी रुकावट के चल सकें। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। वस्तुओं के आने जाने पर और पैसा लगाने पर व्यापार में किसी भी तरह का सरकारी कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। और लिबरलिज्म के द्वारा इस तरह की जो डिमांड, बाजार फ्री हो, पैसा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सके, सामान भी आया जा सके, इसी संदर्भ में 1834 में एक नई चीज अस्तित्व में आई जिसको जोल्वेराइन संघ के रूप में जानते हैं। ये क्या था? एक कस्टम्स यूनियन, व्यापारियों का विभिन्न देशों के साथ में एक ऐसा समूह, जोल्वेराइन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया। प्रसा के नेतृत्व में एक संघ बना जर्मनी में, ज्वाइंट बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट, जिसमें सभी जर्मन राज्य शामिल हुए, जिसके द्वारा द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। इस यूनियन ने, जोल्वेराइन यूनियन ने ऑल द टैरिफ बैरियर्स एबॉलिश्ड कर दिए, समाप्त कर दिए, एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 टू 2। 30-32 करेंसी हुआ करती थी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग करेंसी, उन सबको समाप्त करके 2 कर दिया इसने, और जो भी सारे टैक्स लगते थे उन सबको बहुत लिमिटेड कर दिया। मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन नेशनलिज्म, और सूचनाओं के आदान प्रदान के और रेलवे के विस्तार की बात की जाने लगी। इस यूनियन ने जितने भी सारे ट्रेड पर टैरिफ लगे हुए थे वो सब समाप्त कर दिए। कहने का आशय ये है कि लिबरलिज्म जो चाहते थे कि अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो मिडिल क्लास था, जो लिबरलिज्म चाहता था, मिडिल क्लास में अधिकांश लोग व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, तो वो चाहते थे कि मुक्त व्यापार हो। ये जो जोल्वेराइन संघ है, ये एक एग्जाम्पल है जिसने जर्मनी में लिबरलिज्म, मिडिल क्लास की जो डिमांड है उसको पूरा किया। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय के बाद एक नई व्यवस्था शुरू हुई। नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815। In 1815, representative of European powers who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में नेपोलियन को हराने में यूरोप के जिन देशों ने एकजुटता दिखाई, वो सब लोग इकट्ठा हुए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। दिस कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर चार्ल्स ड्यूक मेटरनिच। ये जो सभा हुई, कांग्रेस हुई, सम्मेलन हुआ, ये इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर चार्ल्स ड्यूक मेटरनिच के द्वारा किया गया। दिस कांग्रेस इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। इसे 1815 की वियना ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वियना ट्रीटी में या वियना कांग्रेस में क्या आउटपुट निकला, इसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन को हराने के बाद इन लोगों ने नेपोलियन के द्वारा किए गए तमाम सुधारों को, तमाम रिफॉर्म्स को फिर से वापस ला दिया, कैंसिल कर दिया। द बोर्बो डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। नेपोलियन ने एक नई व्यवस्था लागू की थी फ्रांस में, लेकिन नेपोलियन की पराजय के बाद फ्रांस में फिर से पुराने राजवंश को स्थापित कर दिया गया। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस की बाउंड्री पर अनेक सारे राज्य बना दिए ताकि फ्रांस अपनी बाउंड्री का फिर से विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम शामिल था, दक्षिण में पीडमॉन्ट में जिनेवा जोड़ दिया गया।
प्रसा को पश्चिमी सीमाओं पर नए राज्य प्राप्त हुए, बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज अनटच्ड। जोल्बेराइन संघ एज इट इज बना रहा, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। कंजर्वेटिव रिजिम्स सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। 1815 में जो नई व्यवस्था लागू की गई पूर्णतः ऑटोक्रेटिक थी, और जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलता है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। 1815 के बाद जो नई गवर्नमेंट अलग अलग देशों में, फ्रांस में और नेपोलियन के द्वारा विजित देशों में लगाई गई, स्थापित की गई, वो किसी भी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी। दे इम्पोज सेंसरशिप। नई शासन व्यवस्था ने 1815 के बाद सभी यूरोप के सभी राज्यों में फिर से सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप लागू करने का उद्देश्य ये था कि जनता का मुंह बंद कर दिया जाए, जो मिडिल क्लास है उनका मुंह बंद कर दिया जाए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, समाचार पत्रों का प्रकाशन रोक दिया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति की यादें लोगों के मनों में थीं, लोगों के हृदय में थीं, लोगों को याद थीं। इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी ने कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, और ये ऐसी चीज़ थी जो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को प्रेरित कर रही थी फ्रांस की क्रांति के आदर्शों को, उसकी उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने के लिए। लिबरल्स स्ट्रांग डिमांड वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। लिबरल जो थे उनकी जो प्रमुख मांग थी वो क्या थी? वो ये थी कि प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा है, जो सेंसरशिप जो लगी है, वो समाप्त की जाए। यहीं से यूरोप में क्रांतिकारियों का उदय होता है, द रिवोल्यूशनरीज। 1815 के बाद जो नए तरीके का दमन चक्र चला लिबरल्स के ऊपर, तो जो लिबरल्स थे, जो नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे, वो सब अंडरग्राउंड हो गए। आफ्टर 1815 मेनी लिबरल्स वेयर अंडरग्राउंड, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और सेक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी, अनेक सारी गुप्त संस्थाएं बन गईं, अस्तित्व में आ गईं, जो लिबरल्स को, रिवोल्यूशनरियों को ट्रेंड कर रही थी कि इस कठोर व्यवस्था में जो 1815 के बाद लागू की गई है, किस तरीके से जो लिबरलिज्म है, उनके जो विचार हैं, और जो नेशनलिज्म है, राष्ट्र का जो विचार है, वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। रिवोल्यूशनरी मीन्स टू कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स दैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वीना कांग्रेस। रिवोल्यूशनरी होने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ये लोग मिलकर विरोध कर सकें ऐसी व्यवस्था का जो वीना कांग्रेस 1815 के बाद स्थापित की गई थी। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट द क्रिएशन ऑफ नेशंस स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। उन्होंने सोचा, विचार किया कि अगर हमको अपना स्वतंत्रता संघर्ष, आज़ादी का संघर्ष चलाए रखना है, स्पेशल प्रिविलेज को समाप्त करना है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को लाना है, तो राष्ट्रों का होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं क्रांतिकारियों में से प्रमुख, जिसने न केवल इटली में, फ्रांस में, बल्कि पूरे यूरोप में एक नई विचारधारा लाई, जिसे ज्यूसेppe मेज़नी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। एन इटालियन रिवोल्यूशनरी बॉर्न इन जिनेवा इन 1807, ही बिकेम ए मेंबर ऑफ कार्बोनरी सेक्रेट सोसाइटी। ज्यूसेppe मेज़नी एक सेक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनरी, उसका मेंबर था। At the age of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिगुरिया। लिगुरिया की क्रांति में 24 साल की उम्र में ही भाग लिया इसने, और इसको अपने देश से देश निकाला घोषित कर दिया गया। ही फाउंडेड, उसने, ज्यूसेppe मेज़नी ने मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। हुज मेंबर वेयर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कंट्री इन यूरोप। यूरोप के विभिन्न देशों में यंग इटली और यंग यूरोप के सदस्य बने। कहने का आशय यह है कि 1815 के बाद जो नई कंजर्वेटिव सिस्टम लागू की गई, उसके विरोध में लोग अंडरग्राउंड होकर के
राष्ट्रवादी प्रक्रिया को, नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, जिन्हें रिवोल्यूशनरी कहा गया। और उन्हीं रिवोल्यूशनरी व्यक्तियों में जुत्से मेजनी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मेजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मेजनी का मानना था, मेजनी का विश्वास था कि मनुष्य के लिए राष्ट्र एक अति आवश्यक यूनिट है, इकाई है, ऐसा ईश्वर भी चाहता है। कहने का आशय यह है कि जुत्से मेजनी राष्ट्र के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प था। फॉलोइंग हिज मॉडल, सेक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन सो मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। जिस तरीके से जुत्से मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की, उसी तरीके से पूरे यूरोप में अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में सेक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज, मेटरनिक, चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक, जिसने वीना कांग्रेस की स्थापना की थी, उसने इसके बारे में, मेजनी के बारे में क्या बोला? द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर। कि मेटरनिक का कहना था कि जुत्से मेजनी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रेजेंट जो सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, उसके लिए महत्वपूर्ण दुश्मन है ये। रिमेनिंग लेसन इन नेक्स्ट पार्ट।